हेलो एवरीवन, मैं देवनम राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं बीएसई बी द्वारा सक्षमता 2.0 2024 में जो परीक्षा ली गई थी उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इसका 1 to 20 तक हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था और इस लेक्चर में हम लोग 20 से 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम लोग 40 to 60, 60 to 80 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि पहले कभी लाइब्रेरी के क्षेत्र में सक्षमता परीक्षा हुआ था। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2024 में। जो पहले से बिहार गवर्नमेंट में लोग कार्यरत थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराया गया था 2024 में। जो सक्षमता परीक्षा 2.0 हुआ था उसके अंतर्गत देखिए, इसमें लाइब्रेरी साइंस से टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस और रीजनिंग एप्टीट्यूड से, और 30 क्वेश्चन पूछे गए थे लैंग्वेज से। लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग नेचर था और 80 प्लस 40 टोटल 120 पर आपका मेरिट लिस्ट बना था, यानी कि कौन लोग पास हुए कौन नहीं सक्षमता 2.0 में, ये इस नंबर से डिसाइड हुआ। और जो लैंग्वेज का पेपर था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। तो ये हम लोग जो बैच स्टार्ट किए हुए हैं, जो मतलब कि अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आके ज्वाइन कर लीजिए। 24 तारीख से 24 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 60 और 61 के सामने आपको कोचिंग है, राजधानी कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर और आने वाले सभी लेक्चर आपको एज ए डेमो के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसा प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इसमें कोई नो डाउट और किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं और इस सक्षमता 2.0 के 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 से 20 तक हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कशन किया था, इसमें हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के 23वें संस्करण के प्रधान संपादक कौन है, यानी एडिटर इन चीफ ऑफ 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी। तो इसका आंसर है जॉन एस मिशेल जो हैं, ये 23rd एडिशन के चीफ एडिटर हैं। और ये जो डीडीसी है इसका पहला जो संस्करण था वो 1876 में आया था, जिसको लेके आए थे मेलविल डेवे। एक तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में अगर आप नए हैं तो आप जान जाइए कि कोई भी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मटेरियल्स यानी बिब्लियोग्राफी का हम लोग बोलते हैं, डेटा यानी कि बुक मैगजीन और भी जर्नल, उन सबको किस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर उसको बोलते हैं हम लोग। तो जो कॉल नंबर के सभी पार्टिकुलर बुक को दिया जाता है और उसी कॉल नंबर के अकॉर्डिंग बुक को अरेंज किया जाता है ताकि लाखों के बुक में आपको जो बुक चाहिए वो विद इन मिनट हम लोग उस बुक को फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं। नहीं तो 1 लाख 2 लाख के बुक में आप कोई बुक ढूंढने जाइएगा तो ढूंढते रह जाइएगा, सुबह से शाम तक नहीं मिलने वाला है। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसी काम के लिए है। इसमें आपका डीडीसी ही नहीं है, इसके अलावा यूडीसी है, सीसी है यानी कोलन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये सब क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके हेल्प से हम लोग बुक को एक नंबर देते हैं जिसके तहत वो अरेंज होता है लाइब्रेरी के अंदर। इसको आप बोल सकते हैं कॉल नंबर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक। जैसे हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, आधार नंबर है। जैसे हम लोग का आधार कार्ड बना हुआ है तो उस आधार कार्ड में एक नंबर है 12 डिजिट का, वो एक पूरे देश के लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर उस व्यक्ति को ढूंढना है अगर भारत सरकार को तो विद इन सेकेंड ये पता कर सकता है ये व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ का निवासी है, कहाँ पे इसका परमानेंट एड्रेस है। उसी तरह ये कॉल नंबर होता है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बुक कहाँ है, किस सब्जेक्ट का है, कौन से लाइब्रेरी के सेक्शन मतलब कि किस साइड रखा हुआ है, मतलब उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग लाइब्रेरी में उसका परफेक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो 1876 में मेलविल डेवे ने इसको डेवलप किया था और जो अभी जो 23rd एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है 23rd ही एडिशन है, ये आया था 2011 में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 23rd एडिशन कब आया, तो 2011 में आया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीडीसी का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है तो 23rd एडिशन है। आपसे ये पूछा जाए कि 23rd का जो लेटेस्ट आया एडिशन उसका एडिटर कौन है तो जॉन एस मिशेल है। और आपसे अगर पूछा जाए कि डीडीसी किसने डेवलप किया या फर्स्ट एडिशन किसने लाया तो मेलविल डेवे
डेवे लिख लीजिएगा आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड ह्यूमन नॉलेज इनटू, यानी डेवे दशमलव वर्गीकरण मानव ज्ञान को विभाजित करता है, मतलब कितने, मतलब कि मेन क्लासेस में ये डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो ज्ञान जगत है, जो पूरे मतलब इनवर्स ऑफ नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पूरे ज्ञान जगत को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो डीडीसी के अकॉर्डिंग पूरे ज्ञान जगत को 10 मेन क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो यानी मुख्य वर्ग उसको बोलते हैं मेन क्लास। तो 10 मेन क्लास जो है ना, वो मैं आपको लिख के एक बार बता देता हूँ। वो क्वेश्चन में क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है 10 मेन क्लासेस से। तो देख लीजिए, पहले आता है 000 यानी 000, फिर आता है 100, फिर होता है 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। तो देखिए ये जो 10 मेन क्लास है, फिर ये 10 भाग में डिवाइड होता है। तो ये जो मेन क्लास है वो सब डिवीजन में बदलता है। और फिर जो ये जो आपका 100 बनता है 10, अगर ये 10 पार्ट को आप 10 में डिवाइड करेंगे प्रत्येक को, तो 100 ये पूरा टोटल 10 बनेगा, तो टोटल 100 बनेगा। फिर ये 100 फिर 10 में डिवाइड होता है और 1000 आपका फिर से डिवीजन बनता है। तो ये जो 10 मेन क्लासेस है, इसमें जो 00 है ये आपको कंप्यूटर को, मतलब इसमें कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है उसको रखा जाता है। कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग, ये सब रखा जाता है। इसके अलावा आपको जर्नलिया इसको बोल सकते हैं। जर्नल जो मतलब जो ऐसा सब्जेक्ट जो नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहाँ रखें, तो वो सब सब्जेक्ट यहाँ पे 000 जैसे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है, ये यहीं पे है, लाइब्रेरी साइंस जो है यहीं पे है। उसके बाद 100 आता है जो फिलॉसफी होता है, फिलॉसफी या साइकोलॉजी, वो आपका 100 के अंतर्गत रखा जाता है। 200 जो है वो आपका ये कंप्यूटर, फिलॉसफी, फिर आता है आपका साइकोलॉजी, फिलॉसफी साइकोलॉजी एक ही साथ आ जाता है। फिर आ जाता है आपका सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिर आ जाता है आपका साइंस, फिर आता है टेक्नोलॉजी, फिर आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी के बाद आ जाता है आपका ये लिटरेचर, फिर आ जाता है आपका लिटरेचर के बाद आ जाता है आपका रिक्रिएशन, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, फिर आ जाता है आपका यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये टोटल मेन क्लासेस है। और जब हम लोग डीडीसी पढ़ेंगे तो एक एक करके इसके और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो मेन क्लासेस है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आप इस टर्म से थोड़ा सा वाकिफ हो जाएं, जिसके बाद आप जब सब्जेक्ट पढ़े तो आपको टर्म पूरा अननोन ना लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु डिवाइड द डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। वहीं फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवी दशमलव वर्गीकरण यानी डीडीसी, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली किसने तैयार की। तो वहीं मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मेलविल डेवे ने 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था। ऐसा रंगनाथन जो थे ये डेवलप किए थे कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी, एक ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कोलन क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कोलन वर्गीकरण। तो रंगनाथन जी ने कोलन क्लासिफिकेशन डेवलप किया था और ये फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1933 में। तो आप ध्यान रखेंगे, ये टीम बर्नली आपको पता है, HTML कंप्यूटर, और ये सर्च इंजन विंड सर्फ आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग। ये डिक्शनरी कैटलॉग का आविष्कार किसने किया। तो ये किए थे CA कटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, डिक्शनरी कैटलॉग। देखिए कैटलॉग जो होता है ना, ये कैटलॉग कार्ड जो हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत, तो ये कैटलॉग कार्ड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये हम लोग का हालांकि सिलेबस में 2 तरह का कैटलॉगिंग सिस्टम पढ़ना होता है। एक होता है AACR2, एक होता है CCC। तो CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कार्ड को रंगनाथन जी ने डेवलप किया था, जो हमारे देश के ही थे। और AACR2 यानी अमेरिकन
एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। तो ये यूएस और ब्रिटेन और कनाडा का भी इसमें हेल्प था, तो ये सब लोगों ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड। देखिए कैटलॉग कार्ड का पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड को आप समझिए कैटलॉग मतलब कार्ड, कि उसमें एक आप पर्सन के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। जैसे उसमें आपका नाम होता है, आपका फादर नेम होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, पीछे जाके देखेंगे तो उसमें एड्रेस होता है, उसमें एक क्यूआर कोड भी अब रहता है जो मतलब कि गवर्नमेंट उसको स्कैन करके फाइंड आउट करके आपका एक डिजिट नंबर होता है। उसी तरह बुक के लिए कैटलॉग कार्ड बनता है लाइब्रेरी के अंदर। तो वो कैटलॉग कार्ड कुछ इस तरह दिखता है। ये फर्स्ट इंडेंट, सेकंड इंडेंट होता है, यहाँ पे ट्रेसिंग होती है, यहाँ पे हेडिंग सेक्शन बोले या लीडिंग सेक्शन बोले, अगर ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग इसको लीडिंग सेक्शन बोलेंगे। तो हालांकि मैं ज़्यादा आपको डीप में अभी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग इंडिविजुअल जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यही जो साइज़ है ना, ये 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका साइज़ है ना, यही कैटलॉग का कार्ड का साइज होता है। इसको कई बार इंचेज में पूछ लिया जाता है, तो 5 इंटू 3 इंचेज इसका करेक्ट आंसर हुआ। और अगर सेंटीमीटर से पूछा जाए तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये कैटलॉग कार्ड होता है। अगर हम लोग बात करें ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इसको लीडिंग सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग को कॉल नंबर लिखा जाता है, कॉल नंबर, क्रमांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं बुक का। उसके बाद यहाँ पे राइटर का नाम लिखा जाता है, फिर यहाँ पे हेडिंग लिखा जाता है, बुक का हेडिंग, फिर आपका उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सेशनल नंबर, नोट सेक्शन, ट्रेसिंग इसके पीछे लिखा जाता है। ये ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग मैं मोटा मोटी अभी आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग ACR 2 के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कॉल नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे राइटर का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है, यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, फिर आता है आपका नोट सेक्शन, फिर आता है आपका ट्रेसिंग। तो ये कैटलॉगिंग कार्ड का कुछ, मैं जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे आपको, तो आपको कैटलॉगिंग कार्ड का फोटो दिखाएंगे, एक बुक का टाइटल लेंगे, उसको बना के हम लोग समझाएंगे, इससे आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैटलॉगिंग कार्ड, और कैटलॉगिंग कार्ड क्या होता है ये भी आपने समझा। तो ये कैटलॉगिंग कार्ड कैसे दिखता है, यहाँ पे गोल नहीं होता है, यहाँ पे पंचिंग होता है, जिसको हम लोग एक ट्रे में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलॉग कैबिनेट, उसमें हम लोग रखते हैं। और ये बहुत तरह से बनता है, एडेड एंट्री इसमें बनता है, फिर से हम लोग का कैटलॉगिंग कार्ड ऑथर नेम से बनता है, आपका सब्जेक्ट नेम से बनता है, आपको सेकेंडरी जो ऑथर होते हैं मतलब कि को ऑथर उनके नाम से बनता है, फिर से पैरेलल टाइटल से बनता है, या उसकी सब्जेक्ट का मटेरियल है उसके थ्रू बनता है। तो अलग अलग कैटलॉगिंग कार्ड बनता है, एक ही बुक का अलग अलग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एडेड एंट्री। वहीं मैंने बताया कि एक तो मेन एंट्री बनता है जो हमने अभी आपको कार्ड दिखाया। मेन एंट्री मान लीजिए कि ACR के अकॉर्डिंग आपने ACR 2 के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पे मेन एंट्री आपने बनाया, ठीक, मेन एंट्री बनाया राइटर से। तो अब आपको मान लीजिए कि सेकेंड राइटर से अगर आपको एडेड एंट्री बनाना है, यानी कैटलॉग कार्ड बनाना है, उसको हम लोग बोलते हैं एडेड एंट्री। तो हो सकता, देखिए ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है ना कि मान लीजिए कोई बुक है जिसका एक राइटर है AB कुमार, दूसरे हैं B कुमार, एक है A कुमार, एक है B कुमार। तो कोई अगर A कुमार के नाम से कोई ढूंढे, कोई B कुमार के नाम से ढूंढे, तो राइटर तो दोनों हैं। तो इस केस में अगर लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरी यूजर आता है और बोलता है हमको A कुमार का बुक दीजिए, तो आप तो चलिए फर्स्ट ऑथर के नाम से आपने कार्ड बनाया है, आप उस बुक को ढूंढ लेंगे। लेकिन कोई आकर बोल दिया B कुमार का हमको बुक दीजिए, तो उस केस में एडेड एंट्री हम लोग जो बनाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एंट्री, तो उस समय ये बहुत हेल्पफुल होता है बुक को ढूंढने में। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ द एडेड एंट्री, यानी जोड़ी गई प्रविष्टियों का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो मतलब प्रविष्टियों का दूसरा नाम आप समझ लीजिए कि जो हम लोग एंट्री बनाते हैं कैटलॉग कार्ड में, तो उसका आपको सेकेंड नाम क्या होगा, दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग, सेकेंडरी एंट्री के नाम से जानते हैं।
हालांकि जो हम लोग एंट्री बनाते हैं ना वो सब्जेक्ट एंट्री भी होता है, क्रॉस एंट्री होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि एडेड एंट्री का दूसरा नाम क्या है, तो सेकेंडरी एंट्रीज हम लोग बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रविष्टि भी बोलते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट न्यू बैच जो हमारा है 24 जुलाई से है, जो 5:30 बजे से है और आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगा। मैं आपको मेरे गाइडेंस के अंदर ही ये बैचेज चल रहा है। इसमें 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक रवि रंजन सर और एक मैं देवनम सर। और मेरा अगर क्वालिफिकेशन आप देखिएगा तो यूजीसी नेट जेआरएफ में 5 टाइम्स हूँ, एमलिस हूँ, पीजीडी लेन हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग, और बिलिस बीटेक है मेरा, और मेरे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूँ। ये हमारे कश्यप सर हैं जो आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, इनके पास 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है और इनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे अगर आपने पढ़ाई यहाँ किया है तो, और कहीं भी पटना में पढ़ रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है व्हाट वाज मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। देखिए मार्क प्रोजेक्ट, जैसे ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है यूएस में, तो इसके द्वारा ये मार्क प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। मार्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो जो हम लोग कैटलॉग कार्ड बना रहे थे फिजिकल फॉर्म में, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो एक तरह से कंप्यूटराइज वर्जन नहीं है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, लेकिन हमने एक मार्क के थ्रू एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जो मशीन रीडेबल बनाया जा सके, मशीन भी उसको रीड कर पाए। तो यही मशीन रीडेबल अगर हो जाएगा तो हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेट करने में आसानी होगी। जो हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आने वाले समय में देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर कैसे लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी के कामों को फास्ट और बहुत आसान बना देता है। तो जब तक ये कैटलॉग कार्ड ऑटोमेटेड नहीं किया जाएगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा ऑटोमेशन का। तो ये मार्क 21 जो प्रोजेक्ट है, हालांकि बाद में इसका नाम मार्क 21 पड़ा, लेकिन शुरू में जो मार्क प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग, और ये शुरू किया गया था 1960 में, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 1967 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, लेकिन आंसर इसका 1967 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये मार्क प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन इस को मतलब कि जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था औराम, ये लेडी थी, इनको औराम, तो औराम ये एक लेडी थी जिनको बोला जाता है मदर ऑफ मार्क। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मदर ऑफ मार्क किसको बोलते हैं, तो औराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग फर्स्ट यूज बाई, यानी प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इस टर्म का यूज किया था। अब प्रीनेटल कैटलॉगिंग का क्या मीनिंग हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कैटलॉगिंग क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि हर बुक का पूरा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एक बुक में लिखा रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये कैटलॉगिंग कार्ड होता है, तो इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे कॉल नंबर लिखा गया, यहाँ पे एक्सेशन नंबर लिखा गया, मैं ACR 2 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राइटर का नाम आ गया, यहाँ पे टाइटल हो गया, यहाँ पे पैरेलल टाइटल हो गया, यहाँ पे हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर उसका नोट सेक्शन लिखा, ISBN नंबर लिखा और ट्रेसिंग लिखा। तो क्या हम लोग पूरा डिटेल इस लिख रहे थे, क्या हुआ कि पूरा एक बुक का बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें पेज नंबर वगैरह भी सब लिखा जाता है। तो ये कैटलॉगिंग कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जुड़ता है प्रीनेटल, यानी कि प्रीनेटल, आप देखिएगा प्रीनेटल जो शब्द है ना, जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसके सेंस में यूज होता है नेटल। तो यहाँ भी क्या है ना कि इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं कैटलॉग इन पब्लिकेशन, कैटलॉग इन पब्लिकेशन। तो कैटलॉग इन पब्लिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो पब्लिशर होता है, जैसे कोई भी बुक पब्लिश किया जा रहा है, तो जो भी पब्लिशर होगा, तो क्या होता है कि हम लोग के पास बुक आता है,
बुक आया, प्रत्येक बुक का हम लोग एक कैटलॉग कार्ड बनाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, फिर उसको कैटलॉग जो ट्रे होता है, मतलब कि कैटलॉगिंग कैबिनेट उसको बोलते हैं, वहाँ पे ये रख देते हैं हम लोग। तो ये हम लोग को बनाना पड़ता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये पब्लिशर ही बना के दे दे हमें कैटलॉगिंग कार्ड, तो हमारी लाइब्रेरी का काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये प्री नेटल जो कैटलॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिशर के होल्ड से है, यानी पब्लिशर जब कैटलॉगिंग कार्ड बुक के साथ ही बना के दे दे, उसको हम लोग बोलते हैं प्री नेटल कैटलॉगिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको एस आर रंगनाथन ने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द पब्लिशर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ये मतलब कौन पब्लिशर है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का, तो WH विल्सन इसके पब्लिशर हैं। अभी इसका 23rd एडिशन आया है, 2021 सितंबर में आया है। तो देखिए ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, यानी कि देखिए सीयर्स की विषय शीर्षकों की सूची के प्रकाशन कौन है, उन्हें कौन प्रकाशक है इसका। तो जो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है ना, इससे ना हम लोग किसी भी सब्जेक्ट हेडिंग, मतलब कि सब्जेक्ट का क्या हेडिंग हमें रखना चाहिए, उसके लिए ये यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मेस इज, मेस का मतलब होता है जो मेडिकल, ये भी इसका मतलब फुल फॉर्म होता है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। मैं लिख देता हूँ, मेडिसिन होता है, मेडिसिन सब्जेक्ट हेडिंग। तो इसको जो ये है ना, में से क्या है, ये एक तरह का थिजोरस है, और इसको डेवलप किया था NLM। ये US का संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन मेडिकल, ये मेडिकल ही रखिएगा इसको, ये मेडिसिन है, ठीक है। आई थिंक यहाँ सुधार कर लीजिएगा। तो ये थिजोरस होता है और मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग के तौर पे जाना जाता है, और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इसको डेवलप किया था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NLM कहते हैं, और US इसका हेडक्वार्टर है US में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ AACR। मैंने अभी आपको बताया AACR तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स होता है। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ऑप्शन नंबर 1 में ये है इसका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 1967 में आया था सबसे पहला एडिशन, फिर सेकंड एडिशन आया 77, और फिर आया था, ये आया था 78, फिर आया था 88, और लास्ट में ये जो अभी 2011 के बाद से इसका नया एडिशन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फुल फॉर्म ऑफ CCC का फुल फॉर्म होता है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर, क्लासिफाइड इसी में है कैटलॉग कोड। इसको डेवलप किए थे रंगनाथन जी, SR रंगनाथन। और ये आया था फर्स्ट एडिशन 1933 में। तो ये सॉरी कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में, और ये जो कैटलॉगिंग क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड था ये 1934 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि ये मैं थोड़ा हड़बड़ी में लिख दिया, ये आया था कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन जो जिसको हम लोग CC बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और 34 में आया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द ISBN नंबर। आप बुक कोई भी खरीदें, आप उसके पीछे जाकर देखिएगा, उसमें ISBN नंबर होता है। तो वहीं आपसे पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर। तो ISBN नंबर जो होता है बुक के पीछे जो होता है, आपने देखा होगा 13 डिजिट का वो नंबर होता है, 13 डिजिट का। पहले ये 9 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से ये 13 डिजिट का हो गया। पहले ये 9 डिजिट का होता था, ध्यान रखिएगा, और 1 जनवरी से ये कितना हो गया, 13 डिजिट का। तो
ये जो भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBN नंबर जो होता है वो अलॉट करता है, वो RRF करता है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, RRF जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना 1972 में हुआ था कोलकाता में। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर फुली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है जो करेक्ट आंसर है। लेकिन ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से ये एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज हुए हैं, जो ISBN नंबर अलॉट करता है ना, उसका नाम है RRNA, और ये है न्यू दिल्ली में है ये, ध्यान रखिएगा। और ये अलग संस्था है, ये अलग संस्था है। ये 1985 में इसका स्थापना हुआ था और इसका स्थापना हुआ था 1972 में। लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है ये, इसलिए हम लोग इसको आंसर मार रहे हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए हैं और जो आंसर की दिया गया है, इसमें बहुत सारे एरर है। वो सही से लाइब्रेरियन नहीं होंगे लोग, वो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में उतने नहीं जानते होंगे लोग, इसलिए ये सब एरर होता है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी, राष्ट्रीय एजेंसी है इसका फुल फॉर्म में, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली में है और ये 1985 में स्थापना हुआ था, लेकिन वो संस्था कलकत्ता में है। और ये देखिए RRLF ये है ना, RRR, और यहाँ RRR, इससे एग्जामिनर कंफ्यूज हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग को सही पढ़ना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये भी कलकत्ता में है। थोड़ा सा नेशनल लाइब्रेरी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना हम लोगों का, तब ये नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे जाना गया। नहीं तो इसके पहले वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इंपेरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। इंपेरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। फिर इसको देश आज़ादी के बाद ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया। इसका हम लोग जब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या पब्लिकेशन है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कब पब्लिक के लिए खोला गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग MCQ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें। तो मैंने आपको बताया ही, जो हमारा बैच है 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में डेमो ले सकते हैं। 24 जुलाई को 5:30 बजे आपको आना है राजधानी कोचिंग सेंटर पटना, आपको अशोक राजपथ में पिलर नंबर 6061 के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यही मैं अभी आपको डिस्कशन में बता भी रहा था, वही क्वेश्चन आ गया कि ISBN 10 अंकों से बदलकर 13 अंक हो गया कब। तो 1 जनवरी 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो ISBN नंबर कौन देता है, RRNA नेशनल एजेंसी, ना कि लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिमार्क वाज डेवलप्ड बाई, तो यूनिमार्क किसने डेवलप किया, तो इसको डेवलप किया था इफ्ला ने। और ये भी एक तरह का मार्क, अभी हम लोगों ने मशीन रीडेबल जो कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ा था, जिसको ओराम ने डेवलप किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, 1960 से 67 तक चला था, 67 में कंप्लीट हुआ था। तो ये भी एक तरह का यूनिमार्क जो है 1967 में आया था। और ध्यान रखिएगा, ये इसका होता है ना यूनिवर्सल मार्क होता है, यूनिवर्सल मार्क, इसको इफ्ला ने डेवलप किया था। FID जो होता है फेडरेशन जो ये है, ये आपका ये डेवलप किया था UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने आपका मार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ OCLC। आपको OCLC का फुल फॉर्म पूछा गया है। और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये भी करेक्ट है। तो आपको ये लगेगा कि क्या करें हम, दोनों तो सही हो गया। इसका मतलब दोनों सही होने का कारण ये है कि जब OCLC की स्थापना हुआ ना, ये स्थापना हुआ था 1967 में, तब इसका नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। बाद में जाके इसका नाम बदला है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो OCLC का फुल फॉर्म के तौर पर देखा जाए अभी करंट में ये है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है ये करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है ये भी करेक्ट है, लेकिन जो एग्जामिनर ने करंट मानते हैं सही, जो अभी नाम है वही, तो इसलिए एग्जामिनर ने ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर को करेक्ट माना है। तो यही हम लोग भी मानेंगे, हालांकि ये ओल्ड नेम है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए।
ओहियो जो है ना एक जगह है, ओहियो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वहीं पे डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए आपका इसका नाम ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बना था। बाद में ये ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यही पूछ दिया कि OCLC कब डेवलप हुआ, अभी हमने बताया था 1967 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कोडेन रिलेटेड टू। तो देखिए कोडेन जो रिलेटेड है ना, ये आपको पीरियोडिकल से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट है। ये जो कोडेन होता है ना, ये अरेंजमेंट को बताता है कि हम लोग का पीरियोडिकल्स जो आते हैं ना, जर्नल्स, वो कैसे अरेंज होता है। तो देखिए ना, जो ऑप्शन जो एग्जामिनर चूज किया है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना, इसमें बहुत सारा फॉल्ट है, बहुत सारे आंसर की में गड़बड़ी है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। हालांकि देखिए पीरियोडिकल्स और जर्नल एक ही चीज़ होता है। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है जिसकी पीरियोडिसिटी आपको वीकली हो, मंथली हो, और जर्नल भी वही होता है। जर्नल में क्या होता है, उसका भी तो पब्लिकेशन इसी तरह होता है। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ है, लेकिन ऑप्शन माना गया है सेकंड, तो सेकंड ही मान के हम लोग चलेंगे, लेकिन थर्ड भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब होता है अभिलेखागार। अभिलेखागार वो चीज़ होती है जहाँ पे ना पुरानी चीज़ें रखा जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का पटना जो शहर है, इसका मैप कभी बना हो 1800 ईस्वी में, तो ये मैप कैसा है, तो वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब कि तो उसको हम लोग अभिलेखागार में रखते हैं। तो ये पूछा गया है आपसे कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये हिस्टोरिकल मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो हिस्टोरिकल मटेरियल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऐतिहासिक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेखागार का हमेशा मतलब होता है जो पुराने जो चीज़ें, जैसे आज भी खुदाई होती है कहीं पे कुछ मिलता है हमें, कुछ कागजाती डॉक्यूमेंट, तो उसको हम लोग अभिलेखागार में रखते हैं। बाकी अगर कुछ सोना चांदी में मिलता है या मूर्ति मिलती है, आपने देखा होगा कई बार हिस्ट्री में पढ़े होंगे भी, तो वो वही सब चीज़ आर्काइव्स मतलब उसको बोलते हैं, जहाँ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी बोलते हैं कोनराड जेंसर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिब्लियोग्राफी का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसका हिंदी होता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची के अंदर क्या होता है ना, कि जैसे कि एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में पर्टिकुलर किसी देश के जितने भी लिटरेचर पब्लिश हो रहे हैं उनका एक डेटा होता है। जैसे हम लोग इंडिया के सेंस में बात करें तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, हिंदी में होगा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ये क्या करता है, एक मंथ के अंदर जितने भी हमारे देश के अंदर बुक पब्लिश हुए हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर बुक पब्लिश हुए हैं, उनका ये लिस्ट प्रोवाइड करता है, ये लिस्ट पब्लिश करता है। ठीक है, उसका ये एक तरह का लिस्ट है। अब आप बोलेंगे कि जो ये पब्लिश कौन करता है, तो ये करता है CRL, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से ही हूँ, तो लाइब्रेरी साइंस में ना बहुत ज़्यादा हिंदी के पीछे मत भागिएगा। ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है ना, ये इंग्लिश में ही, आपको हिंदी में भी यही बोला जाएगा। मतलब कैसे ऑप्शन में जैसे CRL दे दिया जाएगा हिंदी में भी, तो इसके हिंदी के पीछे मत जाइएगा। बहुत सारे चीज़ों आपको ना, बिब्लियोग्राफी को बिब्लियोग्राफी ही रखिए, नेशनल को नेशनल, इंडिया, मतलब ऐसे थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा अपने आप को मतलब लाइब्रेरी साइंस से जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जैसे कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन है, ये सब वर्ड इंग्लिश में ही लेके चलिए। अगर आप वहाँ पे सूचीकरण, वर्गीकरण और आप ग्रंथ सूची ये सब करेंगे, सारांश, ये सब, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी पढ़ाई में। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इन सब वर्ड को आप इंग्लिश में ही लेके चलें। तो जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, ये इसको पब्लिश करता है, और ये किसका यूनिट है, ये नेशनल लाइब्रेरी, एक सेकंड,
ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही एक तरह का डिवीज़न है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका ये डिवीज़न है। अब आप बोलेंगे कि देश में जितने भी बुक पब्लिश हो रहे हैं वो इनको पता कैसे चल जा रहा है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। तो ये पता इसलिए चलता है कि हमारे देश में एक एक्ट आया था जो जिसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिटरी। उस एक्ट में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था उसके अंतर्गत 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया था। और वो 4 जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी था ना, डिपोजिटरी लाइब्रेरी, उसमें एक लाइब्रेरी था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा था आपका जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, तीसरा जो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, और कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। तो जितने भी हमारे पब्लिशर होते हैं देश के जो बुक पब्लिश करते हैं उनको एक एक कॉपी ये 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजना होता है। जैसे वो भेजते हैं ना उस तरह नेशनल लाइब्रेरी के पास देश में जितने भी बुक पब्लिश हो रहे हैं उनका एक एक बुक आ जाता है, ये CRL को दे देते हैं और CRL इसको नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिस्ट में सम्मिलित करके इसको हर मंथ इसको पब्लिश करता है। अब एक चीज़ ये है कि ये कब से पब्लिश हो रहा है, तो ये हो रहा है 1958 से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन है, तो जो कॉनराड जेन्सर हैं। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन बिब्लियोग्राफी जो ये तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे हैं बिब्लियोग्राफी के पिता, लेकिन अगर आपसे भारतीय के तौर पे पूछा जाएगा तो BS केसवान हो जाएंगे। BS केसवान। तो BS केसवान थे ये फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, और ये आज़ादी के बाद ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा ना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद MCQ जब हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, हम लोग को पता होता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ें पता है और ये चीज़ नहीं है, तो हम लोग उसी को मतलब स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू में MCQ कर रहे हैं तो उस केस में बहुत सारे चीज़ें हम लोग बताएंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो जैसे आप क्लास में आएंगे उसके बाद जब हम लोग MCQ डिस्कशन कराएंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वहाँ पे एक मतलब एक होता है ना कि लेवल बाय लेवल हम लोग चलेंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको न्यू बैच जो है 24 जुलाई से हो रहा है 5:30 बजे। शुरू में आपको GK GS भी पढ़ा। इसमें देखिए इस बैच में ना पूरा आपका सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। जैसे लाइब्रेरी साइंस जो है 80 नंबर का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको कराया जाएगा। फिर GK GS और आपका मैथ और रीजनिंग, ये 4 और पोर्शन होते हैं वो भी कराया जाएगा। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का हमारे पास स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो भी आपको कंप्यूटर करा देंगे। इसके अलावा आपके लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो तो पासिंग मार्क्स है, तो वो भी आपको हेल्प मिलेगा। तो पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए ये बैच है। तो आपके लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए कोर्सेज। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वैकेंसी आ जाने के बाद आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सीरीज में। सर